200%, 200% स्वीकार किया जाएगा। उसका कारण बताऊं क्या? जो बहर का जो मतलब पहला कानून वो ये है कि मिसरा माने पंक्ति, वो पहली जिस उसमें ले ली गई उसी को अंत तक आपको निभाना है। अब आपने क्या ले लिया और उसे आप अंत तक अगर निभाते हैं तो वो बहर है, उसे कोई खारिज नहीं कर सकता। वो लय है, वो गेय है, वो गाई जा सकती है। वरना मैंने कई प्रयोग ऐसे किए हैं। सबसे पहली चीज़ है भाव। वो अगर आपके अंदर है तब आप लिखने की कोशिश करेंगे। तो सागर में ये रहा कि यहाँ से कोई बड़ी मैगज़ीन ऐसी निकली नहीं, ये लूप लाइन रही। यहाँ से मतलब एक कोई मेट्रोपॉलिटन कनेक्शन नहीं था, और उस समय टीवी चैनल वगैरह ये भी नहीं थे, वो भी नहीं थे। तो बहुत से लोगों ने अच्छे अच्छे साहित्यकार यहाँ रहे, मगर उनका शायद वो उतना काम ऊपर नहीं आ पाया। अब आ रहा है धीरे धीरे। हम ही लोग सब कहीं ना कहीं से उसको, आप लोग जैसे लोग जी जिस तरह से आज हमारा कर रहे हैं। नमस्कार, डूडलिंग वर्ड्स के पॉडकास्ट सेशन दास्तां कहते कहते में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम बात करेंगे सागर शहर के कुछ साहित्यकार और बुद्धिजीवियों से, जानेंगे उनके जीवन के बारे में और साहित्य की जगत में उनके काम के बारे में। इसमें हम आज शिरकत कर रहे हैं जनाब अशोक मिजाज बद्र के साथ, जिन्होंने सागर जैसे छोटे शहर से लेकर फिल्मी जगत में तक अपना डंका बजाया। और इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि इन्होंने ऐसे मशहूर शायर को अपना गुरु चुना, ऐसे मशहूर शायर ने इनको अपना शिष्य चुना, जिन्होंने देश में एक अलग ही परचम लहराया गज़ल के क्षेत्र में। तो चलिए बात करते हैं अशोक मिजाज बद्र से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कुछ प्रश्न हैं जो हम चाहेंगे जिनका आप जवाब दें। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। जैसे आपके निजी जीवन की बात करें तो लगभग 40 वर्षों की आपने सतत शासकीय सेवा दी। इसके बीच कभी काम के दबाव में आपने साहित्य को कितना फला फूला, या आपका साहित्य कितना फलता फूलता रहा इन 40 वर्ष के शासकीय सेवा में, और कैसे आप इसे नियोजित करते रहे कि क्या कभी गज़ल या शायरी छोड़ने का भी विचार आया था आपके मन में? नहीं, इस मामले में मेरा अपना सोचना ये रहा कि जिन लोगों ने भी कार्य किए हैं, बड़े कार्य किए हैं किसी भी क्षेत्र में, वो सब कुछ ना कुछ करते रहे हैं। कोई आदमी सिर्फ वही काम नहीं करता रहा, उसके संग अपना पैशन रहा, अपनी नौकरी रही, अपना धंधा बिजनेस जो भी रहा, उसके साथ में उसने सब काम किया। इसको मैंने अपना मतलब संबल बनाया कि कुछ अपने सारे जीवन का निर्वाह करते हुए भी ये काम किए जाना चाहिए, वो किए जा सकते हैं। इसलिए मुझे कभी आड़े नहीं आया, क्योंकि वो तो फर्स्ट है हमारी जो। हाँ, और कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो तो हमारा सपोर्ट है। अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो इट्स ए सपोर्ट फॉर माई पैशन, मेरे शौक़ के लिए वो एक सपोर्ट है, क्योंकि वो उससे मेरी रोजी रोटी चलती है और मैं मेंटली फ्री हूँ। तो यदि हम गज़ल की तरफ रुख करें जी, तो गज़ल के दो प्रधान पक्ष दिखाई देते हैं। एक होता है इल्मे अरूज और एक होता है बहर, जबकि दूसरा है भाव। तो क्या कभी साहित्यिक तकनीकी को संतुलित करने के लिए भाव के साथ समझौता किया है? देखिए, इसमें ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। लोग आजकल जैसे अतुकांत कविता का युग चल रहा है, वो ये कहते हैं कि छंद आड़े आता है कुछ भी कहने के लिए, लेकिन हमारा मानना ये है कि छंद बिल्कुल आड़े नहीं आता, ये सहायक है। छंद जो है वो आपकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सहायक है, इससे कहीं कोई रोना नहीं अटकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे सारे ग्रंथ, पूरी रामायण और ये और वो सारे के सारे ये काव्य में क्यों होते? फिर तो गद्य में ही लिखा रहना चाहिए था सब कुछ। और क्या नहीं लिखा गया, या कहाँ छंद उनको आड़े आया? उनको भी छंद आड़े कहीं नहीं आया होगा। ऐसे नहीं तो ऐसे कान पकड़ के लिख लो, यहाँ से कान नहीं पकड़ में आ रहा तो यहाँ से कान पकड़ के लिख लो, मगर वो छंद में आप साध सकते हैं। बात अगर कहनी है, मुझे कहीं छंद आड़े नहीं आता और ये सहायक है मेरे लिए। इल्मे उरूज तो ये छंद शास्त्र है, ये तो शास्त्र हमने बाद में बना लिए और उनकी व्याख्या कर ली, उनकी मात्राएं तय कर ली, उनके नाम दे दिए उनके छंदों के और उसके, ये सब बाद में डेवलप हुआ है। ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं, ये जो लय हैं ये प्रकृति से आई हैं और फिर बाद में धीरे धीरे हमने उनको
नाम देते गए, और जैसे जैसे उनमें डिवाइड अपन आगे बढ़ते गए उनके नामकरण होते गए, फिर वो एक ग्रंथ में शामिल कर दिए गए, उसको इल्म अरूज या छंद शास्त्र हम और आप कहने लगे। वो एक बना लिया कि साहब इस तरह से जो है ये काव्य की विधा छंद है, और इतने तरह के छंद हैं, हिंदी में भी, उर्दू में भी, संस्कृत में भी। तो ये जो छंद की जो वो है, इसको इल्म अरूज या छंद शास्त्र कहते हैं। चलिए तो अगले सवाल की तरफ जाते हैं जी। साहित्यिक तकनीक और भाव में से आप किसे प्रधानता दे सकते हैं? जी चलिए तो अगले सवाल की तरफ जाते हैं। साहित्यिक तकनीक और भाव में से आप किसे प्रधानता दे सकते हैं? सबसे पहली चीज़ है भाव। वो अगर आपके अंदर है तब आप लिखने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास भाव नहीं है, विचार नहीं है, तो आप कलम उठाएंगे ही नहीं। अब जब ये चीज़ें हैं प्राइमरी, और फिर आपके पास उद्गार व्यक्त करने के लिए बहुत कुछ है, मन से उमड़ता है, निकलता है, तब आप उसकी थोड़ी तकनीक भी सीखेंगे कि भाई मैं लिखूं कैसे। तो तकनीक हुई आखिर सेकेंडरी। फर्स्ट चीज़ है कि यू हैव टू डिसाइड कि आई हैव टू राइट, मुझे लिखना है, मेरे अंदर से कुछ निकलता है, मैं कहाँ उसको लिखूं, कैसे लिखूं, फिर ये दूसरा प्रश्न आता है। तो वो कैसे लिखूं मैं आपको, एक तो भगवान की कृपा है, वो जिसको दे देता है वो बगैर स्कूल जाए संगीतकारों से अच्छा गा सकता है। ऐसे ही साहित्यकारों का है और छंद साधने वालों का है। ईश्वरीय देन भी रहती है। जैसे हम जैसे बहुत से लोगों को है, छंद बाद में सीखे, हमने पहले कविताएं की, बाद में उनको फिर हमने टेक्निकली थोड़ा बहुत जो फ़र्क आता था वो छूट गया, थोड़ा बहुत, क्योंकि ये नेचुरल है। भाव ज़्यादा प्रधान होते हैं तकनीक। हाँ, वैसे हम यदि सोच देखें तो भाव अभिव्यक्ति को ही कविता कहा जाता है। तो सही है, आपकी बात से सहमत हैं। सहमत जहाँ ना हो तो आप अपना मुझे व्यू बताएंगे, तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों मैंने ऐसा कहा, या आपने जो कहा उसका क्या फ़र्क है दोनों की बातों में। जी। अब जैसे हम अपने शहर की बात करें तो सागर शहर में समृद्ध काव्य परंपरा होने के बाद भी राष्ट्रीय स्तर पर खासा प्रतिनिधित्व नहीं दिखाई देता। आप इसके पीछे किन वजहों को उत्तरदायी मानते हैं? देखिए, एक तो क्या रहता है कि साहित्य एक्चुअली अपने यहाँ स्वांतः सुखाय है। हम अपने प्रेम के लिए, अपने शौक़ के लिए लिखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। एक तो वो साहित्य रहता है जो स्थानीय स्तर पर रहता है। उसमें धीरे धीरे उनमें से कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो ये चाहते हैं कि मेरी कविताएं बाहर छपें, ये हो वो हो, और उसके बाद मेरा भी काव्य पढ़ा जाए। तो ऐसे बिरले 2-4 लोग ऐसे रहते हैं, और हो सकता है कि बहुत से लोग प्रयास कर रहे हों, सफल कुछ लोग हो पा रहे हों। ये भी एक मतलब है, मैं ये नहीं कह सकता कि वो प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो सागर में ये रहा कि यहाँ से कोई बड़ी मैगज़ीन ऐसी निकली नहीं, ये लूप लाइन रही यहाँ से, मतलब एक कोई मेट्रोपॉलिटन कनेक्शन नहीं था, और उस समय टीवी चैनल वगैरह ये भी नहीं थे, वो भी नहीं थे। तो बहुत से लोगों ने अच्छे साहित्यकार यहाँ रहे, मगर उनका शायद वो उतना काम ऊपर नहीं आ पाया। अब आ रहा है धीरे धीरे, हम ही लोग सब कहीं ना कहीं से उसको, आप लोग जैसे लोग जी जिस तरह से आज हमारा कर रहे हैं, इस तरह से ला रहे हैं उसको ऊपर, और आएगा, ऐसा नहीं है। और फिर साहित्य 2 तरह का होता है, एक तो मनोरंजक और एक होता है मतलब जो किताबी और ज्ञान वाला जो पढ़ा जाता है, मतलब। तो ये भी एक फ़र्क है। ज्ञान वाला साहित्य कुछ कम लोगों तक पहुंच पाता है, तो हमको लगता है कि नहीं, ये इतने प्रसिद्ध नहीं है, ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन प्रसिद्धि ही काव्य मतलब ऊंचाई का मापदंड नहीं है। आपको क्या लगता है कि शायरी या गज़ल जो होती है, मंचों के हिसाब से रचनाएं करनी चाहिए या रचना के हिसाब से मंच होना चाहिए? बिल्कुल, आपने शायरी के चूँकि मुतालिक प्रश्न पूछा है, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा है, तो मैं उतनी ही बात करूँगा, क्योंकि मेरा मेन पैशन शायरी ही है, मेरा मेन शौक़। गज़ल कई तरह से गाई जाती है, मतलब उसके कई रूप हैं। अब जैसे कव्वाली में जो गज़ल गाई जाती है सब गज़ल। शायरी क्या है? गज़ल को गोई करना, इसको कहते हैं शायरी। और लोग कहते हैं शायरी सुनाइए, फिर कोई कहता है गज़ल सुनाइए। शायरी क्या है? नहीं, मैं आपके प्रश्न से जुड़ी थोड़ी बात कर रहा हूँ। शायरी इस प्रक्रिया को कहते हैं शायरी करना, जैसे कविता करना, और इसी तरह से गज़ल वगैरह कहना, ये शायरी करना कहलाता है। ये फ़र्क है गज़ल और शायरी में। तो अब ये जो गज़ल है, कव्वाली की गज़ल अलग होती है, मंच की गज़ल अलग होती है, और जो सुगम संगीत वाले सिंगर हैं, जगजीत सिंह वगैरह जो गाते हैं, उनकी गज़लें अलग होती हैं। मंच पे गाई जाने वाली तरन्नुम में वो गज़ल अलग होती है, और मंच पे तहत में यानी बोलकर पढ़ी जाने वाली गज़ल
वो अलग होती है, मतलब कैटेगरी मतलब जो उसी में से छांट दी जाती है। अलग से मतलब ये है कि वो एक उसको सिलेक्ट करना पड़ सकता है कि हाँ साहब ये गज़ल जो है तरन्नुम में ठीक रहेगी, ये गज़ल कव्वाली के लिए है, और ये गज़ल मंच पे चल जाएगी। क्योंकि मंच जो है ना चल जाएगी, जो मैंने शब्द कहा हल्का शब्द है, लेकिन ये मंच क्या है, एक परफॉर्मिंग आर्ट की तरह होता है। सर लेकिन कुछ हमने देखा है कि कुछ कवि या कुछ रचनाकार मंचों के लिए ही लिखते हैं। हाँ। वो भाव अभिव्यक्ति की अपेक्षा मंचों के लिए ही। हाँ, अब तो वो 90% हो रहा है। हाँ। जो आप कह रहे हैं वो 90 से भी ज़्यादा परसेंट में ये हो रहा है। जो नई पीढ़ी आ रही है उनमें से भी मेरे ख्याल से, मुझे अगर मैं गलत नहीं बोलूँ तो ज़्यादातर परसेंटेज अगर मैं ना भी डिसाइड करूँ तो ज़्यादातर लोग तो यही चाहते हैं कि मैं मंच पर आऊँ, मेरी कविताएँ भी मंच पर पढ़ी जाएँ, मैं पढ़ूँ और मंच पर हिट हो जाऊँ, या मंच का आकर्षण तो है। सर लेकिन ये सारे जो पैमाने हैं ये सब हमारे ही बनाए हैं, तो इसमें अपन ये भी देख सकते हैं कि हम और आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि जनता को क्या पसंद है। हमें तो अपना सृजन कार्य करना चाहिए, और यदि आपने मर्म के साथ कोई चीज़ लिखी है, उसमें पूरे भाव रखे हैं, तो बहुत ही आम सी बात है कि वो किसी भी जनसाधारण को समझ में आएगी और उसे पसंद भी आएगी। बिल्कुल सही। देखिए सवाल ये है कि आप क्या परोस रहे हैं और किस अंदाज से परोस रहे हैं। आपको अगर अपना आत्मविश्वास है, आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास है कि मैं जो परोसूँगा, मैं जिस हिसाब से परोसूँगा उस हिसाब से मेरी पब्लिक मुझे पसंद करेगी, या मैं कहीं भी चला जाऊँ मुझे पसंद करेगी, ये अगर एतमाद, ये अगर कॉन्फिडेंस आपके अंदर है तो आप कहीं पर भी जा सकते हैं। कभी किसी ख्याल ने आपको बहुत समय तक थकाया है जो कि गज़ल के तौर पर मुकम्मल ना हो पा रहा, और अधूरी रचनाएं जो हर लेखक की ज़िंदगी में शामिल होती हैं, उस पर आपके क्या विचार? देखिए ये बात तो तय है कि बहुत से ख्याल तो इमीडिएट बन जाते हैं, जिनको अपन इल्हाम कहते हैं, और अपन अपनी एक फ़ज़ा बनती है, उसमें जो शेर आ जाते हैं वो तो आसानी से हो भी जाते हैं, और बाद में हम ये भी करते रहते हैं कि उनमें हम तरमीम करते रहते हैं और सोचते रहते हैं। एक गज़ल एक दिन में कंप्लीट नहीं हो जाती है, वो कई महीने तक भी चलती है, कभी कभी तो सालों चलती है, उसमें शेर घटते बढ़ते रहते हैं कभी कभी। तो कभी कुछ ऐसी गज़लें या ऐसे शेर रहे होंगे, गज़ल तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो मुकम्मल ही नहीं हो पाई। हाँ। तो कुछ ऐसे शेर रहे होंगे जो कभी शुरू में कभी लिखे थे और उनको अभी तक पूरा ही नहीं कर पाए। आज भी हैं। हाँ, आज भी हैं ऐसे शेर जो सिर्फ एक ही शेर हुए हैं, मतलब जो हमारे, मतलब एक शेर कभी कभी क्या कहना चाहिए कि ऐसा कोई शेर हो जाता है कि जिसके आसपास हम लिखने के लिए हमारे पसीने छूट जाते हैं। हमने 100 बार प्रयास किया मगर उसके ना कोई आगे शेर हो पाया ना पीछे शेर हो पाया, उसके वज़न का, उससे मिलता जुलता या उस कैटेगरी का। तो हमारे कई शेर ऐसे सिंगल पड़े हुए हैं, और आपको ये जानकर हैरत होगी कि वो शेर हिंदुस्तान के पटल तक आ चुके हैं, यानी वो बड़े मकबूल हो चुके हैं, मेरे नाम की शनाख्त बन चुके, पहचान बन चुके, मगर उनके ना तो आगे आज तक कोई शेर हुआ ना पीछे कोई शेर हुआ। जैसे कि हम एक आध कोई शेर ऐसे मैं आपको सुनाता हूँ। जिस दिन से वो शेर मेरे मुंह से निकला है उस दिन से हिंदुस्तान भर के, मतलब हवा में वो फैल गया। पहला शेर जिस रात मैंने उसमें डाला फेसबुक में, उसी दिन से उस ज़माने में जुदाई का तसव्वुर ही न था, उस ज़माने में जुदाई का तसव्वुर ही न था, आपके साथ मेरी एक भी तस्वीर नहीं। इस शेर को हालांकि मैंने आपको बता दूं कि विशाल भारद्वाज जी कई बार मतलब इस शेर को कोट कर चुके, और उन्होंने ये शेर जावेद अख्तर से लेके और रज़ा मुराद से लेके जितने भी उनके मिलने वाले हैं सबको सुनाया। ये कहा, मुझसे भी कहा कि मिजाज भाई ये कंप्लीट कर दीजिए आप गज़ल, तो मैं इसको गाऊंगा और अच्छे सिंगर से भी गवाऊंगा। लेकिन मैं आज तक बहुत मेहनत करने के बाद भी उसके बराबरी के शेर यहाँ वहाँ नहीं कह पाया। खैर ये मुकम्मल शेर था जी। इसकी कहानी अपने आप में कंप्लीट है और मैं इसके आगे पीछे कुछ नहीं चाहता, नेचुरल शेर है मेरा। आपने फिल्मों के लिए गाने लिखे हैं, तो फिल्मी लेखन में एक लेखक के तौर पर कलम की स्वतंत्रता के बारे में आपके क्या ख्याल है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, और स्वतंत्रता तो इसलिए भी नहीं रह सकती है कि वहाँ आपका कुछ नहीं है, वहाँ उनको किस चीज़ पर लिखाना है उनका सब्जेक्ट तय रहता है। और आजकल तो ये चल गया है कि वो एक लाइन या उनका जो टैग लाइन आती है वो किसी फोक से रहती है, या किसी शायर की कोई पंक्ति रहती है, या किसी कविता की, या कोई प्लॉट, वो सब उनका पहले से फिक्स रहता है कि हमको इस पर लिखवाना है। आप पंजाबी गीत जितने भी सुन रहे हैं ये सब फोक सॉन्ग हैं, इनकी एक लाइन लेकर के इसको डेवलप कराया गया।
जैसे मेरा अनुभव अभी ये ताज़ा फिल्म सुशांत, उनको याद करते हुए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सुशांत सिंह की अभी एक फिल्म आई थी सोन चिड़िया, उसमें भूमि पेडनेकर और ये हीरो थे। बुंदेलखंडी उसकी बुंदेली बैकग्राउंड था और वो डाकुओं की फिल्म थी, चंबल साइड की, वो बनाई गई थी, अपने यहाँ लगी थी, मैंने देखी थी, आपने भी देखी होगी। उसमें मेरे पास विशाल जी का फ़ोन आया, कहने लगे कि आप वो चूँकि मेरे मतलब शिष्य हैं और मुझसे सीखते रहते हैं, तो बोले अशोक जी आपके बुंदेलखंड की एक फिल्म मेरा परिचित बना रहा है, वो अभिषेक चौबे, वो उन्होंने उड़ता पंजाब वगैरह बनाई थी, तो वो उनके अंडर में कभी काम करे होंगे विशाल जी के, और उस फिल्म में म्यूज़िक भी विशाल जी का था। तो बोले कि वो चाहते हैं कि इसमें जो बुंदेली है चूँकि, और आप बुंदेली के हैं, तो आप एक गीत हमारे लिए लिखिए। तो मैंने कहा ठीक है लिखेंगे। तो उन्होंने हमें मिसरा दिया, एक मिसरा मतलब पंक्ति, उन्होंने पंक्ति दी, गोरी नैना ना मार भर के दुनाली चाहे मार दे। तो मैंने कहा भाई ये तो हमारे यहाँ का बहुत फेमस गीत है, और अगर मैं लिखूँगा तो लोग कहेंगे कि इनने इसको चोरी कर लिया, अपन लोग बड़े सीधे साधे लोग, बुंदेलखंडी लोग, अब जैसे वो, तो मैंने कहा भाई ये तो गलत हो जाएगा, आप मुझसे लिखवा भले ही लीजिए, आप चूँकि मेरे परिचित हैं, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए इस गाने में मेरा। तो बोले नहीं। फिर उन्होंने बताया कि अशोक भाई ऐसा नहीं है, आजकल जो है रिक्रिएशन का ज़माना है और हम गीतों को रिक्रिएट कराते हैं, पुराने फोक जो हैं वो ज़िंदा रहें, इसलिए हम उनको नए फॉर्म में लाते हैं, और जो चीज़ फेमस हुई है वो और चले, लाइफ लॉन्ग चले, इसलिए उस प्रसिद्ध पंक्ति को या प्रसिद्ध प्लॉट को हम ले लेते हैं और उस पर नए राइटर से लिखा के अपने फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से वो डालते हैं। जैसे हम पुराने समय की बात करें तो प्रतिष्ठित शायर, गज़लकार ही फिल्मों में गीत अपने देते थे, जैसे साहिल और मजरूह सुल्तानपुरी जैसे बड़े नाम हमने सुनने में आए हैं, और आज भी उतने अच्छे गाने लिखे जा रहे हैं, लेकिन उतने प्रतिष्ठित शायर या गीतकार या गज़लकार उनको नहीं लिख रहे। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मेरे को सन 1994 का एक मुशायरा याद आ रहा है, लुधियाना में हुआ था। वो साहिल लुधियानवी की याद में हुआ था, बहुत बड़ा मुशायरा हुआ था। सुनील दत्त, शबाना आज़मी, जावेद अख्तर और जैसे जो हस्तियाँ वहाँ पर सामने की रो में थी, और सब ने उनके ऊपर बोला भी था। सुनील दत्त ने, शबाना आज़मी ने, जावेद अख्तर जी ने, इनने सब ने बोला था। तो जो शायर के बारे में बातें मुझे मालूम पड़ी, जो आपने प्रश्न पूछा कि, तो वो ये लोग कोई फिल्मों में लिखना नहीं चाहते थे। हाँ। ये लेकिन इसे ज़बरदस्ती किसी न किसी से दबाव डलवा के कि नहीं साहब तो आपको लिखना ही पड़ेगा, और मतलब इस तरह से मतलब इन लोगों ने फिर एंट्री ली। और जैसे आपने बात भी कही ना कि फिल्मों के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से लिखा जाने लगा है। हाँ। जबकि पहले मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होता होगा। ऐसा ही मुझे ऐसा अंदर से लगता है कि शायर ने अपनी शायरी कह दी, फिर उसको पिक्चर में लिया गया, नहीं, फिर उसको चुना गया। नहीं ऐसा नहीं। कुछ गज़लें ऐसी हैं, हाँ। जैसे अब चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, उनने ले ली फिल्म में, ये इस तरह के बहुत कम उदाहरण हैं। लेकिन जितने भी लोगों ने लिखा है, मतलब वो सिचुएशन उनको बताई जाती है, उसके बाद वो अपना हुनर दिखाते हैं और अपने स्तर को मेंटेन करते हुए गज़ल कहते हैं। अब जैसे मैं आपको उदाहरण सुनाऊं, अगर आपको टाइम हो। जी। तो वो जो फिल्म थी मुझे जीने दो, उसमें शायर साहब से कहा गया कि आप इसमें लिखिए गाना। तो उसमें हीरो जो था वो डाकू था और हीरोइन जो थी वो वैश्या थी। आप कहने लगे यार मैं क्या गीत लिखूंगा, क्या गज़ल लिखूंगा, इनका कैरेक्टर नहीं है, इनका कोई चरित्र नहीं है, हीरो डाकू है और जो मतलब हीरोइन है वो परतकता है, और अब उसका बच्चा होना है, मैं क्या लिखूंगा। बोले इस पर गीत लिखना है। तो फिर लोगों ने दबाव बनाया, तो फिर उन्होंने कलम चलाई। लेकिन चाहे मैं हूँ, चाहे शायर हो, चाहे कोई भी हो, वो अपने वज़न से समझौता नहीं कर सकता। यानी मेरा जो लिखने का वज़न है, यानी जो मेरा स्टैंडर्ड है, मैं उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को शो कर दूंगा कि मैं शो मिजाज हूँ, या शायर साहब ये शो कर देंगे कि मैं शायर लुधियानवी हूँ। इसीलिए आपको गीत इतने मकबूल वो लगते हैं। फिर उन्होंने लिखा उस सिचुएशन में, वो आने वाले बच्चे के लिए, एक डाकू का बच्चा एक वैसे से पहले, तू मेरे प्यार का फूल है कि मेरी भूल है, मैं कुछ कह नहीं सकती, ये उन्होंने गीत लिखा और आज भी वो गीत मशहूर है। जैसे हम बहर की बात करें गज़लों में, तो एक समय था जब 18 तरह की बहर हुआ करती थी, फिर फिराक ने आकर उनमें कुछ संख्या बढ़ाई और अब 33 तरह की बहर कुल
मान्य होती हैं, उसके बाहर खारिज मानी जाती है। तो क्या अभी अगर किसी नए रचनाकार या नए गज़लकार के द्वारा एक बहर खुद की बनाकर यदि वो काम करता है तो उसे कितना स्वीकार किया जाए? 200%, 200% स्वीकार किया जाएगा। उसका कारण बताऊं क्या? जो बहर का जो मतलब पहला कानून वो ये है कि मिसरा माने पंक्ति, वो पहली जिस उसमें ले ली गई उसी को अंत तक आपको निभाना है। अब आपने क्या ले लिया और उसे आप अंत तक अगर निभाते हैं तो वो बहर है, उसे कोई खारिज नहीं कर सकता। वो लय है, वो गेय है, वो गाई जा सकती है। वरना मैंने कई प्रयोग ऐसे किए हैं, आपको बताऊं, कई, एक दो नहीं, और सरेआम आज तक किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई। क्योंकि वो उसका पहला नियम यही है कि जो आपने ले लिया वो लय पूरे में होनी चाहिए, उसमें कोई, और बाकी जो काफ़िया रदीफ की बंदिशें हैं, ये हैं वो हैं, और जो है वो सब होना चाहिए, कोई खारिज नहीं करेगा। सिर्फ नियम जो है, नियम आप फॉलो करें, नियम पालन करें, मुजाहिब बहरें कहलाती हैं। ये जो फिक्स बहरें हैं ये समझ लीजिए एक तरह की मतलब वो हैं गाइडलाइंस। इनको आप मतलब अपने हिसाब से यूज़ करके भी काम चला सकते हैं। अब जैसे मान एक उदाहरण दूँ, अगर आप मान लीजिए चार रुकन की कोई बहर है। अब मैं नाम वगैरह इसलिए नहीं लूँगा कि बहुत लंबे चौड़े नाम हैं उर्दू के और फ़ारसी के, लोग घबरा जाएंगे नए लोग, इसलिए मैं उधर उनको डराना नहीं चाहता, बड़े आराम से बात करना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई एक बहर है, फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलातुन, हैं, ये 4 टुकड़े इसके अंदर लिए गए हैं, 4 इरकान इसको कहते हैं। अब आपको अब इतनी लंबी बहर फ़ाइलातुन 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 लंबी हो जाती। अब मैंने उसको शॉर्ट करी, सिर्फ 2 ही टुकड़े लिए, फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन, और पूरे गज़ल मेंटेन कर दी। और एक्चुअली हुआ क्या था, भास्कर तो आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा था जिद करो दुनिया बदल दो, जिद करो दुनिया बदल दो, फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन। मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि मिसरा तो बहर में है, 2 फ़ाइलातुन इसके अंदर आ रहे हैं, जिद करो दुन फ़ाइलातुन या बदल दो फ़ाइलातुन। इस तरह से मैंने देखा कि तो बहर में। फिर मैंने पूरी गज़ल कही, मत डरो बिंदास चल दो, जिद करो दुनिया बदल दो, और जल रहे हैं जो अज़ल से उन सवालों के भी हल दो, और कोशिशें करके तो देखो एक मरहम और मल दो, और आफतें जो सर उठाएं उनको पैरों से कुचल दो, और नफ़रतों की इस सदी को प्यार की कोई गज़ल दो। ये 2 टुकड़ों में गज़ल। अब आप कहेंगे कि कोई इसको खारिज करेगा? नहीं करेगा, इट्स इज़ कम्प्लीट इन, और सारी चीज़ें इस तरह की बहुत सी मैंने गज़लें कही, और बहुत से 4 फ़ौलुन को 3 फ़ौलुन में बांटा। मुतफ़ाइलुन बहर जो आप लोग रटते हैं, मैं समंदरों का मिजाज हूँ, मेरा से मैं समंदरों का मिजाज हूँ, अभी उस नदी को पता नहीं, सभी मुझसे आके लिपट गई, मैं किसी से जाके मिला नहीं। कितनी लंबी बहर है। अच्छा, जब भी मैं इसमें लिखता हूँ तो पुराने उस्तादों के मतलब वो जैसा लगता है जैसे किसी पुराने ढर्रे पे अपन लिख रहे हैं। मैंने इसको भी फिर नया किया, वही मैंने 8 गज़लें लिखी इस बहर में। मैं समंदरों का मिजाज हूँ, अभी उस नदी को पता नहीं। मुतफ़ाइलुन कामिल शामिल सालिम बहर कहलाती है। इस पे 4 टुकड़े, मुतफ़ाइलुन 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 मुतफ़ाइलुन, ये रहते हैं। इसको भी मैंने 2 कर दी। मैं अशोक हूँ, मैं मिजाज भी, मैं इकाई हूँ, मैं समाज भी, इतने ही। मैं अशोक हूँ, मैं मिजाज भी, मैं इकाई हूँ, मैं समाज भी, कहीं सख्त हूँ कहीं नरम हूँ, मैं उसूल भी हूँ रिवाज भी। कहीं सख्त हूँ कहीं नरम हूँ, मैं उसूल भी हूँ रिवाज भी, और मैं ही अपने गम का जवाबदार, मैं ही अपने गम का इलाज भी। 2 टुकड़ों में ही पूरा काम। आपका एक शेर है, मैं रोज़ उस तरफ के लिए एक पुल बनाता हूँ। हाँ, तो इस शेर में आपने दिखाया है कि कैसे 2 भाषाओं को, 2 देशों को, अलग अलग संस्कृतियों को जोड़ा जा सकता है। तो आप हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मध्य की दूरी या भेदभाव को गज़ल या अन्य रचनाओं को जो लेकर होता है, इस विषय पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सीधा हिसाब ये है कि आज जो हिंदुस्तान की ज़ुबान है उसमें तीनों लैंग्वेज बराबर चल रही हैं। हमने अभी जितनी भी गुफ्तगू की है या अपन कर रहे हैं, इसमें आप देख रहे होंगे कई शब्द अंग्रेज़ी के आए हैं, कई अरबी फ़ारसी के आए हैं, जिसको उर्दू कहते हैं कॉमनली, और अरबी फ़ारसी के जो शब्द होते हैं उनको मिला के उर्दू बनी है। तो अपन शॉर्ट में उसको कहते हैं उर्दू के लफ्ज़, लेकिन उसमें फ़ारसी के भी रहते हैं, अरबी के भी रहते हैं, है ना, और तुर्की के भी रहते हैं। तो 3 लैंग्वेज मिला के बनी है उर्दू। उर्दू खुद में कुछ नहीं है, उर्दू इज़ ए मिक्सचर ऑफ दीज 3
लैंग्वेज, है ना। तो अब हम जो बोल सॉरी यार माफ़ करना, मैं ज़रा सा लेट हो गया, ये लैंग्वेज है आज की। यार वो यहाँ गए थे तो ये हो गया, मतलब आप बात जब करते हैं तो उसमें तीनों चारों तरह की आपकी भाषा आ जाती है। ये आज की लैंग्वेज है और यही मेरी गज़ल की लैंग्वेज है। तो जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि हमें हमारा सामने वाला मुखातिब है कौन, हम बात कर किससे रहे हैं। मैं पाकिस्तान से तो बात नहीं कर रहा हूँ इस वक्त, या मैं कोई अरब कंट्री से बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे को बात हिंदुस्तान वालों से करनी है। तो मेरी ज़ुबान कौन सी होनी चाहिए? हिंदुस्तानी। दुष्यंत ने भी इस बात पर जोर दिया है कि मैं हिंदुस्तानी भाषा ही लिखता हूं। हाँ, और जैसे जनाब बशीर बद्र साहब की बात करें, प्योर हिंदुस्तानी भाषा। तो उन्होंने भी जैसे एक उनका वो बैगनी रंग का पुलोवर, हाँ, उसी का हिस्सा है। और इंग्लिश भी आई है, ये गिलास मुझे दे, शराब कम कर दे। एक शेर में है मैन टू मैन डिफर करता है नेचर अपना, सबसे हम एक सा व्यवहार नहीं कर सकते। तो वो तो मैं पूरा सेंटेंस लाया हूँ, आज तक कोई पूरा सेंटेंस नहीं लाया है। इंग्लिश के शब्द जरूर आए हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश। ये मेरी एक किताब रखी है, मतलब कहाँ गई ये, अभी ज्ञानपीठ ने छापी, ये वाली अशोक मिजाज की चुनिंदा गज़लें। इसमें एक मैंने शुरू में लेख लिखा है, समकालीन गज़ल का मिजाज। उसमें ये चीज़ मैंने लिखी है कि हिंदी इतनी विशाल हृदय भाषा है कि इस तमाम चलने वाले शब्दों को अपने आप में समेट लेती है, इसलिए समृद्ध है और इसकी रेंज भी ज़्यादा है। अब जैसे गिलास, बटन, पुलोवर, ये मतलब गमला, या मतलब इस तरह के जो लफ्ज़ हैं, जो सिग्नल और कमीज़, बटन, काज, ये इस तरह के बहुत से ऐसे लफ्ज़ हैं जो हमारी ज़ुबान पर चढ़ चुके हैं। वो हिंदी के भी हैं, उर्दू के भी हैं और अंग्रेज़ी के भी हैं। तो जो ज़ुबान पे चढ़ गए, जो ज़ुबान की डिक्शनरी में शामिल हो गए, यूँ कहें शब्दकोश में शामिल हो गए, वो जो है हिंदी है, वो हिंदी हो गए। गिलास हिंदी हो गया। इसी तरह से उर्दू के दिल, दरवाज़ा, दुकान, और इस तरह के जितने भी लफ्ज़ हमारे खिज़ा और ये पद, मतलब जितने भी लफ्ज़ हम शायरी में इस्तेमाल करते हैं, फिल्मी गीतों में इस्तेमाल करते हैं, अखबार में इस्तेमाल करते हैं, वो सब हिंदी हो गए। अखबार लफ्ज़ उर्दू है, मगर वो चूँकि इतनी ज़्यादा उसकी मतलब हिंदी में बोलचाल में आ गया कि वो हिंदी में शामिल हो गया। अंग्रेज़ी के भी इसमें पूरी लिस्ट बनाई, इसमें लिखी। अभी कल एक बातचीत में भी सामने आया, तो एक शख्स ने मुझसे कहा भी कि मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, मैं पुस्तकालय नहीं जाता। तो अगर मैं कल के दिन कुछ लाइब्रेरी से संबंधित कुछ भी लिखूँ तो मैं लाइब्रेरी ही लिखूंगा, मैं पुस्तकालय नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं लाइब्रेरी ही जाता हूँ। हाँ, बहुत से लोगों को तो मालूम ही नहीं होगा कि इसको पुस्तकालय भी। हाँ, क्योंकि अब किसी से पूछो अभी 69 क्या है, 69, 59, 36, तो कहता है कि अंग्रेजी में बताओ कितना है। तो अब ज़माना इतना आगे आ चुका है, तो पुस्तकालय स्वीकारिता भी होनी चाहिए। क्योंकि जैसे हिंदी सिर्फ हिंदी यानी एक भाषा का मिक्सर कभी था ही नहीं। लोगों ने ब्रज अवधि मिलाकर भी, पुराने जो कवि रहे हमारे भारत में, उन्होंने भी ब्रज अवधि और कई भाषाओं का मेल कर कर ही रचनाएं लिखी हैं। तो हिंदी खुद में नहीं, वो आंचलिक भाषाओं और अन्य बोलियों का ही मिक्सर है। ये बहस हिंदी गज़ल पे भी बहुत हुई। जब हिंदी गज़ल, जैसे दुष्यंत के बाद में हिंदी गज़ल बहुत से लोगों ने लिखी, तो उसमें भी ये मसला आया कि आखिर हिंदी गज़ल की ज़ुबान हो क्या। तो किसी ने कहा कि जो बिल्कुल प्योर शुद्ध हिंदी में लिखी जाए वो कहलाएगी हिंदी गज़ल। कोई कहने लगा कि नहीं साहब, जो जिसमें तत्सम शब्द नहीं होंगे और अंग्रेज़ी के शब्द नहीं आएंगे और उर्दू के नहीं आएंगे, वो होगी हिंदी गज़ल। और फिर तीसरे वो लोग हैं जो फ्रीलांसर हैं, हमारी आपकी तरह के, नहीं साहब जो हमने कह दिया वही हमारी हिंदी है। तो वो लैंग्वेज है। तो ये चीज़ तो रहेगी और इसकी स्वीकार्यता भी स्वीकार्यता एक हद तक। ये आप सोचो कि अगर मैं ये कह दूं कि 100% बिल्कुल ये है, तो बिल्कुल गलत बात है। एक हिंदुस्तानी को सभी चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ और होना क्या चाहिए। तीनों चीज़ों का आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, मैं अंग्रेज़ी जानता हूँ, मगर आपसे अंग्रेज़ी में नहीं बोलूँगा। मैं मिक्स भाषा में बात करता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं आपसे उस आदमी से भी मिक्स भाषा में बात करूँ जिससे नहीं करनी चाहिए। तो आपको तीनों, आप बहुत इकहरे हिंदुस्तानी कहलाएंगे अगर आप ये डिफरेंस नहीं जानते होंगे। तो आपको तीनों भाषाओं का डिफरेंस तो मालूम होना चाहिए और उसकी महत्ता मालूम होनी चाहिए कि हिंदी की क्या महत्ता है, संस्कृत की क्या महत्ता है और उर्दू की क्या महत्ता है। वो आपको मालूम होना चाहिए पढ़े लिखे होने के नाते।
प्रैक्टिकली वो मैंने कह दिया कि हाँ भाई ये सही है, लेकिन थ्योरेटिकली आपको मालूम होना चाहिए कि आप आखिर क्या चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि शहर में जो नवोदित रचनाकार हैं, नवोदित कवि हैं, नवोदित लेखक हैं, उनको प्रोत्साहित करने और उनको आगे लाने के लिए आप इस क्षेत्र में क्या कार्य कर रहे हैं और अन्य लोगों से आप इसकी क्या अपेक्षा रखते हैं? देखो भाई, मेरा इसमें बड़ा ख़राब एक्सपीरियंस रहा। अभी आपने पूछा था कि सागर से बाहर क्यों नहीं निकल पाए लोग, और शायद अभी आपने बात मुझसे गुफ्तगू की थी। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसी को पकड़ के साहित्यकार नहीं बनाया जा सकता। जब तक किसी युवक में खुद का स्किल नहीं होगा, उसकी खुद की प्रबल इच्छा नहीं होगी, तब तक वो लिख नहीं पाएगा, है ना। तो मैंने ये, जब मैं रिटायर हुआ 3 साल पहले, तो मैंने देखा कि पुरानी जो गोष्ठियाँ चल रही हैं हमारे यहाँ 30-30, 40-40 से गोष्ठियाँ चल रही हैं, बहुत अच्छा काम वो लोग कर रहे हैं, और तमाम साहित्यकार मिल के बैठते हैं और साहित्य पर जो भी उनका है, जो भी उनका स्तर है, वो अपने स्तर से वो लोग काम करते हैं और एक दूसरे को सुनाते हैं और सुनते हैं, और लगभग स्वांतः सुखाय जैसा ही है। तो वो भी एक मतलब साहित्य का पार्ट है अपने शहर में, जो कई सालों से मैं भी उसका एक पार्ट रहा, तो वो चलता रहा। लेकिन मैंने देखा कि उसमें युवा नहीं जुड़ रहे हैं, उसमें कोई जाता ही नहीं है, या जाते हैं तो 1-2 बार जाके लौट आते हैं, क्योंकि वहाँ उनके मतलब की चीज़ शायद कोई मिलती नहीं है, या वो उस स्तर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, या उस जो तहज़ीब है, उस तहज़ीब को वो नहीं समझ पाते हैं कि गोष्ठी की क्या तहज़ीब है, यहाँ हमको क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। वो उसको भी मंच मान के चलते हैं, यहाँ हमको मंच जैसा कुछ रिस्पांस मिलेगा या मंच जैसा हमारे वो चलेगा, तो वो 2 अलग चीज़ हैं। तो मैंने देखा कि ये नहीं हो रहा, तो रिटायरमेंट के बाद मैंने प्रयास किए। हमारे और नौजवान दोस्त आते थे हमारे पास में, और दूसरी संस्थाओं के थ्रू हमने ऐसे काम किए जहाँ 30-30 लड़कों ने काव्य पाठ किया। कभी कभी तो 75 लोग हमने ऑनलाइन मतलब सेलेक्ट किए। और आप जानते हैं कि कई प्रोग्रामों में मैं ऐसी जगह पाया गया जहाँ नए लोग हैं और मैं उनके बीच में बैठा हुआ हूँ और सुन रहा हूँ और समझ रहा हूँ। उनको मैंने धीरे धीरे, मतलब उनमें से कई लोग ऐसे भी निकले जो काम के थे, उनको हमने मंचों पर भी लाए। एक भास्कर ने भी प्रोग्राम किया था, दैनिक भास्कर ने, नए बच्चों को लेकर, उसमें आई वाज द सिलेक्टर, और मैं ही वहाँ पूरा मैंने करवाया था, मतलब तो आई वाज ऑन द बैकग्राउंड ऑफ दैट। तो नए लोगों से तो मेरा यही है, ये मैंने काम किया, मतलब नए लोगों के लिए। आपने पूछा। अगले सवाल की तरफ जाएं तो मुख्य धारा, मंचीय और फिल्मी लेखक, हाँ, इन तीनों को आपके कहाँ रखते हैं? देखिए, जब हम एक कोई काम करते हैं तो हमारे पास सभी तरह के ऑफर्स आते हैं, मंच के भी आते हैं। अब चूंकि हम लिखते हैं तो मंच पे भी जाते हैं। कोई भी आदमी है जो लिखता है वो मंच पे भी बुलाया जाएगा। मंच 3 तरह के होते हैं। एक तो हो गया बिल्कुल प्योर एकेडमिक, और दूसरा हो गया कि किसी हॉल में प्रोग्राम हो रहा है, और तीसरा हो गया कि खुले मंच पे हो रहा है, 0 से लेकर और हाई स्टैंडर्ड तक की पब्लिक में हो रहा है। तो ये 3 तरह के मंच होते हैं, और इन तीनों तरह का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। देखिए, अब जैसे मान लीजिए मेरा मेन शौक़ जो है वो शायरी है। मैं गज़ल लिखता हूँ और सिर्फ गज़ल लिखता हूँ, ना नज़्म लिखता हूँ ना और कुछ लिखता हूँ। हाँ, गज़ल में कव्वाली की गज़ल और तरन्नुम की गज़ल, ये जो थोड़ी छोटे मतलब हल्के जदीद गज़ल, पुरानी गज़ल, और मैं क्या लिखता हूँ, हिंदी क्या है, गज़ल क्या है, मैं आगे कहाँ गज़ल को ले जाना चाहता हूँ, मेरा प्रयास ये रहता है। एक जो आप बता रहे हैं फिल्मों वाला, कई लोग ऐसे हैं जो फिल्म से ही पैदा हुए और फिल्म में ही लिखते रहते हैं, फिल्म में ही वो उनका ख़त्म हो जाता है, उनका कहीं इस तरफ नाम ही नहीं आता। जैसे मजरू सुल्तानपुरी हैं, या बड़े बड़े आपने मतलब और भी शायर मतलब हुए, आनंद बख्शी वगैरह, ये हुए हैं वो हुए हैं, लेकिन बहुत कम जगह मैंने तो शायद नहीं देखा कि उनका नाम यहाँ कहीं उर्दू लिस्ट में, उर्दू शायरों की लिस्ट मुख्य धारा जो आपके हिसाब से उसमें लिया जा रहा हो, जबकि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी गज़लें कही और बहुत अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड के कलाम कहे, जो शायद लिटरेरी से भी अच्छे हैं। लेकिन वो न जाने क्यों 1-2 लाइन हो गई। ये फिल्मी शायर हैं, ये अदबी शायर हैं। जो आप पूछ रहे हैं मंच का और मुख्य धारा का, शायद मैं वही बात कर रहा हूँ। तो वो एक धारा अलग है, जो फिल्म से पैदा हुआ वो फिल्म में ही लिखता रहा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं से कमतर था। या ये वाला आदमी जो शायरी कर रहा है और वो फिल्मों में जाके लिख रहा है, तो ये भी नहीं कह सकते आप कि ये उनसे कमतर रहेगा, क्योंकि जो लिख रहा है उसका अपना स्तर है, वो उसको नहीं छोड़ता।
हाँ, फिल्मों में समझौता ये करना पड़ता है कभी कभी उनको कि बिल्कुल 4 आने छाप, जिसको चौवन्नी छाप अपन कहते हैं, वो गाने भी लिखना पड़ते हैं। वो उनकी रोजी रोटी पैसा है, वो लिखना पड़ता। और गीत की डिमांड है, वो भी ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती लिख के देते हैं। वो डायरेक्टर बताता है कि हमको इस जगह एक इस टाइप का गाना चाहिए, इस टाइप का, तो वो उस टाइप का लिखते हैं। फिर जावेद अख्तर साहब ने भी एक ऐसा गाना लिखा है, दिल में मेरी है दर्द डिस्को। कुछ भी लिखना पड़ेगा आपको, मतलब वो लफ्ज़ लाने पड़ेंगे नए। उनने तो बड़ा संभाल के लिखा है, दिल में मेरे डर, बाकी चोली के पीछे क्या है, ये भी तो लिखा जा रहा है। और इश्क कमीना गुलजार लिख रहे हैं, इश्क को कमीना कह रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। आपके पसंदीदा रचनाएं और रचनाकार कौन से हैं, और आप नए आने वाली पीढ़ी को अपनी तरफ से क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहिए कि उनको ये चीज़ें अवश्य जाननी चाहिए? यदि वो गज़ल सीखना चाहते हैं तो उनको इन रचनाकारों, इन गज़लकारों को पढ़ना चाहिए, या उनको इस विधा की कितनी जानकारी कहाँ से उनको मिल सकती है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये मतलब अब मैं समझता हूँ यहाँ से आपने अशोक मिजाज का सही इस्तेमाल करना शुरू किया, मुलाज़ा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम, उसमें नया क्रिएट करने के लिए आपको पुराना पूरा देखना पड़ेगा। जितने भी नए सिद्धांत साइंस के बनते हैं तो उनमें ये देखा जाता है कि पुराने लोगों ने कहाँ तक किस तरह से डेवलप करके वो सिद्धांत बनाए थे, और अब मुझे उसमें क्या वैल्यू एडिशन करना है, तो मेरे को ये सारी का पूरा नॉलेज करना पड़ेगा। फिर देन आई कैन थिंक एंड क्रिएट सम न्यू थिंग। यानी नया क्रिएट करने के लिए आपको पुराना सारा पढ़ना पड़ेगा। जैसे मुझे नई शायरी करना है तो ऐसा नहीं कि अब मीर गालिब पुराने होगा मैं क्यों पढ़ूँ। आपको मतलब वो पूरे एक ट्रेडिशन, एक पूरा उसका जो इतिहास है, जो उसकी स्टेपिंग है गज़ल की, वो आपको नॉलेज में रखनी पड़ेगी। और प्लस अभी कितने लोगों ने लिख लिया क्या क्या, वो भी आपको नॉलेज में रखना पड़ेगा, समकक्षों का भी। फिर उनसे आप जब देखेंगे कि ये लिखा जा चुका है, वो लिखा जा चुका है, अब आप उसमें जो आगे लिखेंगे वो नया होगा। क्योंकि गज़ल तो मैंने आपको बताया एक ढर्रा है, वही बहरे हैं, वही काफ़िए, वही रदीफ़, उसी में मीर लिखते थे, उसी में मैं लिख रहा हूँ, और उसी में आपको लिखना पड़ेगा। थोड़े बहुत काफ़िए नए आ जाते हैं, रदीफ़ें नई आ जाती हैं। अब नई लैंग्वेज आएगी तो नई नई रदीफ़ें आ जाएंगी। पता चला कंप्यूटर रदीफ़ हो गई, पहले कंप्यूटर रदीफ़ नहीं हो सकती थी, मोबाइल रदीफ़ हो गया, या बहुत सारे लफ्ज़ जुड़ जाते हैं, तो वो रदीफ़ बन जाएगी नई। लेकिन आप उस खाँचे से हट नहीं सकते, तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो इन सब बंदिशों के बावजूद भी कुछ नया क्रिएट करे, तब जाके एक नया शायर क्रिएट होता है। और जब वो नया शायर क्रिएट होता है, जब वो स्थापित होता है, उसी को बड़ा शायर कहते हैं। वो एक अलग पिलर बनता है। जैसे बशीर बा साहब एक पिलर हुए, धीरे से फिर उसके बाद में थोड़ा सा चेंज लेके निदा फाजली आए, फिर वसीम बरेल भी आए, फिर एक स्टाइल मुनव्वर राना निकाली, फिर एक राहत इंदौरी निकाली, फिर एक धीरे धीरे हम लोगों जैसे धीरे धीरे आपकी पीढ़ी में आ गए कि साहब ये भी एक स्टाइल है। तो धन्यवाद अशोक जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया और हमारे साथ जुड़े, और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ऐसा ज्ञान का भंडार पेश किया जिसको वो अपने जीवन में निरंतर प्रयोग करते रहेंगे। आज हमारे बीच थे अशोक मिजाज बद्र साहब, जिन्होंने अपने ज्ञान का भंडार हमारे बीच रखा। आशा है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और यूं ही हमारे साथ जुड़े रहें। हम शहर के कई नामचीन हस्तियों के साथ आपको रूबरू कराएंगे, तो तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।